मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1/1840 टाइम्स मास ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन। इन्होंने ये बोला, ठीक है। फिर इन्होंने बोला कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सो स्मॉल, मतलब इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम होता है कि आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। मतलब जब एटम का मास हम कंसीडर करेंगे, पूरे एटम का मास हम कंसीडर करेंगे, तो उस समय इलेक्ट्रॉन का मास को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका मास बहुत ही कम होता है, ठीक है ना, तो उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नेग्लिजिबल मास होता है इलेक्ट्रॉन का। इन्होंने ये बताया इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक है। फिर बताया एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, तो उन्होंने बताया एक इलेक्ट्रॉन का जो एब्सोल्यूट चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू रे डेवलप हुआ, उस रे को इन्होंने क्या बोला, कनाल रे बोला, बाद में चल के उसको क्या बोला गया, पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन था, बाद में चल के उसको प्रोटॉन बोल दिया गया, ठीक है ना। तो उस सब एटॉमिक पार्टिकल जो ढूंढा गया था, दूसरा जो पहला सब एटॉमिक पार्टिकल क्या था आपका, तो फर्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल था इलेक्ट्रॉन। दूसरा जो सब एटॉमिक पार्टिकल ढूंढा गया, उसका जो मैग्नीट्यूड था, चार्ज का मैग्नीट्यूड, वो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही था, बट साइन अपोजिट था। मतलब एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज था, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज था, वो एक पॉजिटिव चार्ज जो मिला था वहां पे, उसका भी चार्ज उतना ही था, बस चार्ज पॉजिटिव था और इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव था, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर था, ठीक है। हेलो बच्चों, फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली करने वाले हैं क्लास 10th आईसीएसई फिजिक्स का एक चैप्टर, एंड नेम ऑफ दैट चैप्टर इज रेडियो एक्टिविटी। ओके, तो रेडियो एक्टिविटी होता क्या है, इसको जानने से पहले, चूंकि रेडियो एक्टिविटी एक न्यूक्लियर फिनोमेना होता है, जो भी ये जो फिनोमेना होता है न्यूक्लियस में होता है, तो वहां तक पहुंचने से पहले हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, मतलब बेसिक चीज़ों के बारे में आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो आज का ये हमारा फर्स्ट लेक्चर होने वाला है, और अगर आप आईसीएसई क्लास 10th 2025 में एग्जामिनेशन देने वाले हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो काइंडली वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ओके। और लगता है ये वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो उसके साथ शेयर भी करें। तो आज हम लोग का जो लेक्चर होने वाला है, बेसिकली हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बात करेंगे। फिर कुछ टर्म्स होते हैं जो बार बार इस चैप्टर में यूज होंगे। आइसोटोप क्या होता है, आइसोबार बार क्या होता है, आइसोटोन क्या होता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं यहाँ डिस्कस करूंगा। तो जैसे स्टार्टिंग में जब एटम के बारे में मालूम चला था, तो बोला गया था ऐसा बोला गया था कि एटम जो होता है इंडिविजुअल पार्टिकल होता है, मतलब एटम को आप डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन 1900 के आसपास लोगों को यह मालूम चल गया था कि एटम जो होता है सिंपल नहीं होता, मतलब सिंपल इंडिविजुअल पार्टिकल नहीं है, बल्कि इसमें क्या होता है, कुछ कम से कम एक सब एटॉमिक पार्टिकल तो होता ही है, ठीक है। तो 1900 के आसपास साइंटिस्ट को यह मालूम चल गया था कि एटम में एक कम से कम एक सब एटॉमिक पार्टिकल तो प्रेजेंट होता ही है। तो उसी को डिस्कवर करने के लिए लोग तरह तरह का एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए। तो सबसे पहले जो सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में बताए थे वो थे जे थॉमसन। तो जे थॉमसन का थोड़ा अगर हिस्ट्री का बात करें तो ये ब्रिटिश फिजिसिस्ट हैं, ठीक है, जिनका जन्म हुआ था चेटम हिल सुबर्ब ऑफ मैनचेस्टर ऑन 18 दिसंबर 1956। बाद में इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था फिजिक्स में। किस लिए, तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था फिजिक्स में, ओके। उसके बाद ये बेसिकली क्या था, ये कैवेंडिश लेबोरेटरी जो था कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट में, वो 35 ईयर्स तक कैवेंडिश लेबोरेटरी को क्या किए थे, डायरेक्ट किए थे, ठीक है ना। और इनके जो लगभग 7 असिस्टेंट जो थे, 7 रिसर्चर जो थे, रिसर्च असिस्टेंट जो थे, उनको भी क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। तो कैवेंडिश लेबोरेटरी के डायरेक्टर थे लगभग 35 ईयर्स तक, और इनके जो रिसर्च असिस्टेंट थे उनको भी नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हिस्ट्री हुआ इनका। तो जे थॉमसन सबसे पहले क्या किए थे, सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में बताए थे। वो सब एटॉमिक पार्टिकल क्या था, तो वो था आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, वो क्या था, इलेक्ट्रॉन। तो जब थॉमसन एटम के बारे में स्टडी किए तो उन्होंने कुछ क्या किया, मतलब कुछ स्टेटमेंट दिया, एटम के बारे में बताया कि एटम कैसा होता है, क्या होता है, ठीक है ना। तो उनके अकॉर्डिंग एटम को बोला गया कि एटम क्या होता है, एक एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। मतलब जब एटम को आप देखेंगे तो अपने आप में स्फीयर है पूरा एटम, और कैसा स्फीयर है, तो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन जो होता है उसमें एम्बेडेड होता है। तो उन्होंने क्या किया, एटम को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने वाटरमेलन से कंपेयर किया एटम को, ठीक है ना। और ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रेड वाला पोर्शन है, उसको बोले कि ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे देख सकते हैं सीड्स जो है आपका ब्लैक कलर का जो सीड्स है, उसको बोले कि नेगेटिव चार्ज उसमें एम्बेडेड होते हैं। नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला कि पूरा जो एटम होता है वो पॉजिटिव स्फीयर होता है, और उस पॉजिटिव स्फीयर में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने एटम को इस वाटरमेलन से कंपेयर किया, ठीक है। तो इस तरह से आपका पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर हुआ जिसमें आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं,
इनके अकॉर्डिंग एटम का स्ट्रक्चर ऐसा था, इन्होंने ऐसा प्रपोज किया कि एटम का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है। अब इसके बाद ये भी बोले कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस जो होते हैं उनका मैग्नीट्यूड बराबर होता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस के मैग्नीट्यूड बराबर होते हैं, इसलिए एक पूरा एटम जो होता है एज अ होल वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब उसमें कोई चार्ज नहीं होता है। पूरा एटम का बात करें तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेज आर इक्वल, ठीक है, जिस कारण से आपका पूरा एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। तो ये स्टेटमेंट दिया गया था थॉमसन के द्वारा, बट बाद में पता चला कि एटम का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, समझ रहे। चलिए अब आगे देखते हैं। अब इन्होंने जो सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में डिस्कवरी किया था, वो कैसे किया था वो अलग कहानी है, वो केमिस्ट्री में पढ़ लेंगे, यहाँ का वो सिलेबस नहीं है, बस हमें बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कस करना आज, ठीक है ना। तो उन्होंने जब सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में डिस्कवर किया, उसका नाम दिया उन्होंने इलेक्ट्रॉन, वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल था, उसका करेक्टरिस्टिक बताया वो कैसा होता है, क्या चार्ज होता है, उसका मास क्या होता है, ठीक है ना। तो उन्होंने बताया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लगभग 1/1840 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1/1840 टाइम्स मास ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन, इन्होंने ये बोला, ठीक है। फिर इन्होंने बोला कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सो स्मॉल, मतलब इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम होता है कि आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, मतलब जब एटम का मास हम कंसीडर करेंगे, पूरे एटम का मास हम कंसीडर करेंगे, तो उस समय इलेक्ट्रॉन का मास को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका मास बहुत ही कम होता है, ठीक है ना, तो उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नेग्लिजिबल मास होता है इलेक्ट्रॉन का, इन्होंने ये बताया इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक है। फिर बताया एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, तो उन्होंने बताया एक इलेक्ट्रॉन का जो एब्सोल्यूट चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹। एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसको हम -1 मानते हैं, रिलेटिव चार्ज अगर एक इलेक्ट्रॉन का कंसिडर किया जाए तो उसको कंसिडर किया जाता है -1, ठीक है। तो ये कहानी था इलेक्ट्रॉन का। इसके बाद एक बाद में चल करके एक नया सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में डिस्कवरी हुआ, तो ई गोल्डस्टेन, ठीक है ना, उन्होंने तो एक नया टाइप का रे डेवलप हुआ, उस रे को इन्होंने क्या बोला, कनाल रे बोला, बाद में चल के उसको क्या बोला गया, पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन था, बाद में चल के उसको प्रोटॉन बोल दिया गया, ठीक है ना। तो उस सब एटॉमिक पार्टिकल जो ढूंढा गया था, दूसरा जो पहला सब एटॉमिक पार्टिकल क्या था आपका, तो फर्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल था इलेक्ट्रॉन, दूसरा जो सब एटॉमिक पार्टिकल ढूंढा गया उसका जो मैग्नीट्यूड था, चार्ज का मैग्नीट्यूड वो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही था, बट साइन अपोजिट था, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज था, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज था वो एक पॉजिटिव चार्ज जो मिला था वहां पे, उसका भी चार्ज उतना ही था, बस चार्ज पॉजिटिव था और इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव था, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर था, ठीक है। और इस प्रोटॉन का जो मास था लगभग 2000 टाइम्स था, मतलब 2000 ज्यादा था, 2000 टाइम्स ज्यादा था किसका, एक इलेक्ट्रॉन का मास, ठीक है। उस पॉजिटिवली चार्ज जो आपका रेडिएशन था, और पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन जो था तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना हुआ था, तो उस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को बोला गया प्रोटॉन, समझ रहे। तो प्रोटॉन का जो मास है वो प्रोटॉन का जो मास है वो लगभग इलेक्ट्रॉन का मास का 2000 टाइम्स था, और प्रोटॉन का जो चार्ज था वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही था, बट साइन अपोजिट था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। चलिए, और प्रोटॉन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, स्मॉल पी से, और इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ई से, ठीक है। अब इसमें जो दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जैसे इलेक्ट्रॉन का दिए थे यहाँ पे बताए, ठीक है ना, उन्होंने बोला कि अगर मास ऑफ प्रोटॉन का बात करें तो ये लगभग, ठीक है ना, प्रोटॉन इज एक्चुअली हाइड्रोजन एटम विच हैज लॉस्ट इट्स इलेक्ट्रॉन, मतलब प्रोटॉन क्या होता है बेसिकली, तो हाइड्रोजन एटम का बात करें, अगर एक हाइड्रोजन एटम लेते हैं तो हाइड्रोजन एटम के पास क्या होगा, तो हाइड्रोजन एटम के पास होता है एक प्रोटॉन, ठीक है, हाइड्रोजन एटम के पास होता है एक प्रोटॉन, और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होता है एक इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये हाइड्रोजन एटम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा, तो इसके बाद इसके पास क्या बचेगा, तो इसके पास बचेगा एक प्रोटॉन। तो ये बस कंपेयर किया गया, किससे कंपेयर किया गया, तो हाइड्रोजन एटम से कंपेयर किया गया। तो वैसा हाइड्रोजन एटम जो क्या कर रहा है, एक्चुअली में अपना इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे रहा है, तो लूज करने के बाद जो बचा वो क्या है, प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन इज एक्चुअली क्या होता है, हाइड्रोजन एटम होता है जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका होता है, ठीक है। अब एक प्रोटॉन का जो रिलेटिव मास लिया गया वो 1U लिया गया, U स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड मास, ठीक है। अब चार्ज ऑफ प्रोटॉन पहले मैंने बता दिया कि एक चार्ज प्रोटॉन का जो चार्ज था वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही था, बट साइन अपोजिट था। तो एक प्रोटॉन का जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम लिया जाता है, एब्सोल्यूट चार्ज जो होता है प्रोटॉन का ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, लेकिन ये पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपका नेगेटिव होता है, सही है।
चलिए नेक्स्ट। अब तीसरा जो सब एटॉमिक पार्टिकल था न्यूट्रॉन, ठीक है, वो ढूंढा गया था रदरफोर्ड के द्वारा, ठीक है ना। तो ही वाज नोन एज द फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, इसको फादर अर्नेस्ट रदरफोर्ड को फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स भी कहा जाता है, ठीक है ना। ही इज फेमस फॉर हिज वर्क ऑन रेडियो एक्टिविटी एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम विद द हेल्प ऑफ गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। इन्होंने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस से बताया था, मतलब न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया था, ठीक है ना। ये बताया था कि एटम में एक न्यूक्लियस नाम का चीज भी होता है। कैसे बताया था इन्होंने? तो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने बताया था, ठीक है ना। और उन्होंने रेडियो एक्टिविटी पे बहुत ही फेमस वर्क किया है रेडियो एक्टिविटी पे, ठीक है ना। तो आगे चल के जो हमें चैप्टर में पढ़ना बेसिकली इन्हीं को दिया गया था, मतलब इन्हीं के द्वारा दिया गया। दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है। तो इनको केमिस्ट्री में 1908 में नोबेल प्राइज दिया गया था। चलिए स्टार्ट करके देखिए। अब रदरफोर्ड का जो द्वारा जो मॉडल दिया गया था एटम का, वो क्या था, ठीक है ना। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड वाज इंटरेस्टिंग इन नोइंग हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज विद इन द एटम, मतलब एटम के अंदर एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज होते हैं, ठीक है। तो यही जानने का कोशिश कर रहे थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ठीक है, कैसे अरेंज होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने क्या किया था, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल को सेंड किए थे। किस में फॉल करवाए थे या किस में भेजे थे, तो गोल्ड फॉइल, बहुत ही पतली सी गोल्ड फॉइल थी, ठीक है ना, बहुत ही पतला गोल्ड फॉइल था। उसमें उन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल को भेजा, ठीक है। तो बस उसी के बेसिस पे कुछ ऑब्जर्वेशन कुछ इन्होंने ऑब्जर्व किया और उसके बेसिस से फिर इन्होंने एटम का स्ट्रक्चर दिया था, ठीक है ना। सही है। तो इस तरह का इन्होंने एक सेटअप किया था, एक गोल्ड फाइल यहाँ पे लिया था और यहाँ पे फास्ट में अल्फा पार्टिकल को भेजा, तो कुछ ऑब्जर्वेशन इनको मिला। मोस्ट ऑफ द पार्टिकल जो था सीधा निकल जा रहा था, कुछ पार्टिकल जो था कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहा था, और एक आध पार्टिकल जो था बहुत, मतलब 20,000 में एक पार्टिकल वो वापस लौट जा रहा था, ओके। तो इन्होंने देखा कि मेजोरिटी ऑफ द रेज जो है वो गोल्ड फाइल से पास कर जा रहा था। इसका मतलब यही हुआ कि आपके एटम जो होते हैं एटम का मोस्ट अधिकांश जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, खाली होता है, ठीक है। अधिकांश हिस्सा क्या होता है, खाली होता है, ठीक है ना। और कुछ पार्ट जो था वापस लौट जा रहा था, तो उससे पता चला कि पूरे एटम का जो मास होता है किसी एक जगह पे कंसंट्रेटेड होता है, और जहां से आपका जो ये अल्फा पार्टिकल जो है वापस लौट जा रहा है, ठीक है। चलिए अब in order to explain the stability of atom and to overcome the objection against Rutherford model of atom, Niels Bohr given new arrangement of electron in the atom। अब इन्होंने देखिए, इससे पहले जो रदरफोर्ड थे ना, इससे पहले जो आपके कौन थे, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट जो दिया गया था, ठीक है ना, किनके द्वारा, तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा। तो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के बारे में जो बताया गया था, तो इसमें कुछ त्रुटियां थी, मतलब इनके द्वारा जो एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया गया ना, इसमें कुछ खामियां था, ठीक है। इनसे पूछा गया कि जब इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा, इन्होंने बताया था कि आउटर मोस्ट शेल में वो, मतलब एक ऑर्बिट में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं। तो फिर इनसे पूछा गया कि क्या अब अगर वो रोटेट करेंगे तो एनर्जी रेडिएट करेंगे, और एनर्जी जब रेडिएट करेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि सारा इलेक्ट्रॉन जो होगा अपना सारा एनर्जी लूज कर देगा और वो न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा। मतलब उससे देखा जाए, अगर न्यूक्लियस में गिरेगा तो आपका पूरा एटम ही नष्ट हो जाएगा। तो दुनिया का हर चीज तो एटम से ही मिलकर बना हुआ है, मतलब यूनिवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था। तो उस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं दे पाए थे। तो बाद में चल करके, ठीक है ना, बाद में चल करके ये जो थे कौन, नील्स बोर जो थे, उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन किया, मतलब स्टेबिलिटी जो था एटम का, स्टेबिलिटी के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया, ठीक है ना। और एक नया अरेंजमेंट दिया किसका, तो इलेक्ट्रॉन का एटम में कैसे अरेंजमेंट होता है। तो 1913 में इन्होंने एक क्या किया था, न्यू अरेंजमेंट दिया किसका, इलेक्ट्रॉन का, सही है। तो नील्स बोर, ठीक है, कैप हेंगन जो है एक जगह का नाम है, 7 अक्टूबर 1885 में इनका जन्म हुआ था। तो ही वाज अपॉइंटेड एट द प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स एट द कैप हेगन यूनिवर्सिटी 1916। उनको प्रोफेसर अपॉइंट किया था। कुछ हिस्ट्री है, देख लीजिएगा आप, है ना। चलिए, ही गॉट द नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए इनको 1922 में नोबेल प्राइज दिया गया था, ओके। तो इनका कुछ थ्योरी था, फेमस थ्योरी है द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रम, एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, एटॉमिक थ्योरी एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। ये कुछ फेमस थ्योरी है, इनके द्वारा दिया गया था, है ना। चलिए, तो बोर के द्वारा, नील्स बोर के द्वारा, ठीक है, उनके द्वारा जो एटॉमिक मॉडल दिया गया था वो क्या था, इन ऑर्डर टू ओवरकम द ऑब्जेक्शन रेज अगेंस्ट द रदरफोर्ड मॉडल। तो रदरफोर्ड मॉडल में जो भी ऑब्जेक्शन क्रिएट हुआ था, रेज हुआ था, ठीक है, उसको ओवरकम करने के लिए, उसको ठीक ठाक करने के लिए नील्स बोर ने क्या किया, अपना
कुछ पॉस्टुलेट दिया, मतलब एटम के बारे में, मॉडल ऑफ एटम के बारे में कुछ पॉस्टुलेट को उन्होंने क्या किया, पॉस्टुलेट दिया। वो क्या पॉस्टुलेट क्या था कि उन्होंने बोला कि कुछ सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट होते हैं जिसको हम लोग डिस्क्रीट ऑर्बिट के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, वो एटम के अंदर अलाउ होते हैं, वही एटम के अंदर क्या होते हैं, अलाउड होते हैं, ठीक है ना। जब इन्होंने फिर बोला कि जब इलेक्ट्रॉन उस डिस्क्रीट ऑर्बिट में, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल भी कहा जाता है, तो उस डिस्क्रीट ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं तो उस दौरान एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं फिक्स ऑर्बिट में तो उस समय वो एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या दिया था, ये जो ऑर्बिट था, फिक्स ऑर्बिट जो था या एनर्जी लेवल जो था, उनका उन्होंने नाम दिया, ठीक है ना। नाम देने के लिए क्या किया, कैपिटल लेटर का यूज किया। तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए उन्होंने कैपिटल के का यूज किया, सेकंड के लिए एल, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए उन्होंने के नाम दिया, फिर एल, एम, एन, ओ, पी, इस तरह से उन्होंने नेमिंग किया, ठीक है, समझ रहे हैं। या फिर उसका नाम उन्होंने क्या दिया, के लिए 1 यूज किया, एल के लिए 2 यूज किया, एम के लिए 3, 4, इस तरह से नेमिंग किया किसका, एनर्जी लेवल का या फिर ऑर्बिट्स का, ठीक है ना। सही है यहाँ तक। अब यहाँ पे जो एक फिक्स ऑर्बिट में, जो फर्स्ट ऑर्बिट का बात करें या सेकंड ऑर्बिट का बात करें, तो वहाँ पे एक लिमिटेशन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना। मतलब एक एनर्जी, फिक्स एनर्जी लेवल जो होते हैं उसमें फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, उसका एक लिमिटेशन है कि हाँ इतना ही इलेक्ट्रॉन उस फिक्स ऑर्बिट में रह सकता है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना वो रह सकता है, कितना वो एनर्जी लेवल कितना इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकता है, तो उसके लिए क्या किया गया, एक फॉर्मूला दिया गया। कौन सा फॉर्मूला, ये 2n²। तो इस फॉर्मूले से क्या किया गया, एक फिक्स ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं वो इस फॉर्मूले से उन्होंने कैलकुलेट किया, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें के सेल के लिए, तो के सेल के लिए हम क्या करेंगे, इनका वैल्यू 1 पुट करेंगे। तो इनका वैल्यू जैसे आप 1 पुट करेंगे तो 2 × 1², तो ये हो जाएगा 2। मतलब फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है। फिर सेकंड शेल का बात करें तो सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, सेकंड शेल में तो 2 × 2², इनकी जगह 2 रख देना, तो 8, 18, 32 इस तरह से कैलकुलेट किया गया, ठीक है ना। इसके साथ एक और क्राइटेरिया यहाँ रखा गया कि आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है ना, 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कैल्शियम का बात करें, कैल्शियम का तो एटॉमिक नंबर होता है 20, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2, 8, ठीक है, 2, 8, 10 हो गया। अब कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पे 10 रख दीजिए लास्ट ऑर्बिट में, क्योंकि थर्ड ऑर्बिट में तो 18 रख सकते हैं, तो नहीं, यहाँ पे एक रूल है। क्या रूल है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम आप 8 इलेक्ट्रॉन ही रख सकते हैं। तो कैसे अरेंजमेंट होगा इलेक्ट्रॉन का, तो 2, 8, 8 और आपका 2, 2, 8, 10, 8, 18 और 2, 20, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के साथ एक कंडीशन था कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। उसके बाद जेम्स चैडविक, अभी तक क्या क्या डिस्कवरी हो गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो भी डिस्कवरी हो गया, इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज होते हैं ये बता दिया गया। अब जेम्स चैडविक, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, एक थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में डिस्कवर किया था, उसका नाम था प्रोटॉन। अब जैसे हो क्या रहा था, हमको मालूम था कि कोई भी अगर एटम है तो एटम का जो मास होगा, अभी न्यूट्रॉन का डिस्कवरी नहीं हुआ था, तो एटम का जो मास है वो किस कारण से होगा, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा उसको जोड़ देंगे तो एटम का मास आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास को जब जोड़ देंगे तो किसका मास आ जाएगा, तो पूरे एटम का मास आ जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, नहीं के बराबर होता है। तो जब सारे प्रोटॉन का मास को जोड़ा जा रहा था तो एटम के मास के बराबर नहीं आ रहा था, मतलब थोड़ा कम वैल्यू रह जा रहा था, थोड़ा कम वैल्यू ही रह रहा था। उसका मतलब यही हुआ कि एटम के अंदर कुछ और एक ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट है, ठीक है, जिसके कारण से एटम का मास ज्यादा आ रहा और सारे प्रोटॉन का मास को जोड़ रहे हैं तो कम आ जा रहा, ठीक है। तो 1932 में जेम्स चैडविक ने एक अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल का डिस्कवरी किया जिसमें कोई भी चार्ज नहीं था और जिसका मास जो था वो प्रोटॉन के मास के लगभग बराबर था, ठीक है, सही है। और उन्होंने क्या दिया, और बाद में चल के उन्होंने उसका नाम क्या दिया, न्यूट्रॉन रखा, ठीक है। तो न्यूट्रॉन जो था वो न्यूक्लियस में ही मतलब न्यूक्लियस में ही रहता था, मतलब उसका जो पोजीशन था एटम में वो कहाँ था, न्यूक्लियस में था। तो न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को छोड़ दें तो बाकी जितने भी एलिमेंट के एटम होते हैं उन सब के न्यूक्लियस में क्या होता है, आपका न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है, सही है। चलिए, तो इन जनरल न्यूट्रॉन को हम लोग स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं और जिसका मास होता है
एंड द मास ऑफ एन एटम इज देयरफॉर गिवन बाय द सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। अभी मैंने बताया कि अगर हम एटम का मास का बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल है, उसका मास तो कंसीडर करना नहीं है, ठीक है। तो प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास वो क्या दे देगा, पूरे एटम का मास दे देगा, ठीक है, सही है। चलिए अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का मास क्या होता है, तो न्यूट्रॉन का मास जो होता है, ठीक है, न्यूट्रॉन का मास होता है किसके इक्वल होता है, तो प्रोटॉन के मास के बराबर होता है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन का जो रिलेटिव मास है वो लिया गया 1U, यू मतलब यूनिफाइड मास, ठीक है, सही है। तो चार्ज का बात करें तो ये जो न्यूट्रॉन होता है वो चार्जलेस होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, मतलब ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो ये आपका न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है, और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो फिक्स एनर्जी लेवल होते हैं, जो सेल होते हैं, उसमें आपके इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे होते हैं। तो ये कुछ स्ट्रक्चर हुआ किसका, एटम का, मतलब न्यूक्लियस में कौन प्रेजेंट है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। तो न्यूक्लियस में मालूम चल गया कि क्या प्रेजेंट होता है भाई, तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है। बात करते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है एंड मास नंबर क्या होता है। देखिए एटॉमिक नंबर क्या होता है, दैट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ एन एटम। किसी भी एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है ना, ठीक है ना, किसी भी एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोला जाता है उसको, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ एन एटम विच डिटरमिन्स इट्स एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ही क्या डिटरमिन करता है, क्या बताता है, एटॉमिक नंबर को बताता है। एटॉमिक नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Z से, ठीक है। जितने भी एटम होते हैं, अगर सेम एलिमेंट के एटम होंगे, ठीक है, सेम एलिमेंट के अगर एटम होंगे तो उसमें क्या होगा, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उसके न्यूक्लियस में, ठीक है, और उसका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, सेम होगा। तो सेम एलिमेंट, जैसे मान लीजिए सोडियम हमने लिया, सोडियम का 4-5 एटम लिया, सोडियम का 5 एटम लिया हमने, तो सोडियम का जब 5 एटम लीजिएगा तो सबका एटॉमिक नंबर सेम होगा। क्यों सबका एटॉमिक नंबर सेम होगा, क्योंकि सब में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होंगे, ठीक है। लेकिन जब दो अलग अलग एलिमेंट्स लीजिएगा और उसका एटम अगर देखिएगा, उसके एटम में देखिएगा, उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर में अगर देखिएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो वो डिफरेंट आ जाएगा। तो अगर डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा तो आपका एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होगा। मतलब अगर आप सोडियम का एटम ले रहे हैं, ठीक है ना, और कार्बन का एटम ले रहे हैं, ठीक है, तो दो डिफरेंट एलिमेंट है, तो सोडियम के एटम में 11 प्रोटॉन होगा और कार्बन के एटम में 6 प्रोटॉन होगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर डिफरेंट होगा तो एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होगा, ठीक है ना। तो दो डिफरेंट एलिमेंट अगर लेते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होगा, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर का यूज किस लिए किया जाता है, तो उस एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, या फिर पीरियोडिक टेबल में उसका पोजीशन क्या होगा, इस चीज को मालूम करने के लिए एटॉमिक नंबर का यूज किया जाता है। जैसे एटॉमिक नंबर जो होता है कार्बन का 6 होता है, ठीक है ना, तो Z इक्वल टू 6 मतलब एटॉमिक नंबर इक्वल टू 6 हम यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर टेल्स अस दैट इट इज कार्बन एलिमेंट। तो ये जो एटॉमिक नंबर है, अगर मान लीजिए हम लोग को दे दिया कि किसी भी एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो एटॉमिक नंबर 6 जब बोला हमसे तो हम यहाँ से ये बता सकते हैं कि वो कौन सा एलिमेंट होगा, सही है। मतलब हम बता सकते हैं ये कार्बन है, मतलब दूसरा कोई एलिमेंट ऐसा नहीं होगा कार्बन के अलावा जिसका एटॉमिक नंबर 6 होगा, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम नॉर्मल एटम का बात करते हैं, मतलब न्यूट्रल, वो चार्ज अगर नहीं है, ठीक है ना, न्यूट्रल एटम का बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, क्योंकि एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंसीडर किया जाता है। तो अगर आपका एटम न्यूट्रल है, उस केस में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो न्यूट्रल एटम के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर के बराबर हो जाएगा, सही है। सो वी कैन ऑल्सो से दैट एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन न्यूट्रल एटम। अगर आपका एटम न्यूट्रल है, ठीक है, अगर एटम आपका न्यूट्रल है मतलब कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया नहीं है या कोई भी इलेक्ट्रॉन गया नहीं है बाहर, तो उस केस में एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाता है, ठीक है, सही है। चलिए बात करते हैं मास नंबर, ठीक है ना, समझ रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं किसी एटम का मास, तो वो किसके बराबर होता है, तो प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास। तो मास ऑफ एन एटम इज प्रैक्टिकली ड्यू टू द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स अलोन। मतलब पूरे एटम का मास किसके मास के कारण होता है, तो प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास को जोड़ दें तो पूरे एटम का मास निकल के आ जाता है, ठीक है ना। तो दीज आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। पहले मैंने बता दिया कि न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट होता है, तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। हेंस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियंस। अब एक चीज याद रखना है कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियंस बोलते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को एक साथ हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियंस बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करें
मास ऑफ कार्बन जो होता है 12U होता है। एक कार्बन का मास कितना होता है, कार्बन एटम का मास कितना होता है, 12U होता है, ठीक है ना। क्योंकि इसके पास क्या होता है, 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन होते हैं, तो 6 इंटू 1U, क्योंकि एक प्रोटॉन का मास को 1U लिया जाता है, ठीक है ना। उसी तरह से 6 न्यूट्रॉन होते हैं, तो प्लस 6U ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 इंटू 1U, तो ये हो जाएगा आपका 12U। तो इस तरह से क्या हो गया, कार्बन का मास निकल के आ जाता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस, अगर स्ट्रक्चर देखेंगे यहाँ पे, तो कार्बन का स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो इसके न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। कितने प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन प्रेजेंट होता है और 6 न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है, और बाकी जो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर ऑर्बिट में होते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए उसी तरह से हम बात करें एल्युमिनियम का, बात करें तो एल्युमिनियम का जो मास होता है वो होता है 12U, 27U, सॉरी 27U। क्यों 27U होता है, तो इसमें 13 प्रोटॉन होते हैं, तो 13 प्रोटॉन का मास कितना होगा, तो 13 इंटू 1U प्लस 14 न्यूट्रॉन, तो 14 इंटू 1U। तो जब आप सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट 27U, ठीक है, सही है। हाँ, तो मास नंबर को कैसे डिफाइन करेंगे, तो मास नंबर क्या होता है, बेसिकली मास नंबर एक नंबर होता है, ठीक है ना। तो मास नंबर क्या होता है, तो इट इज इक्वल टू द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को जोड़ दीजिए, तो जो नंबर निकल के आएगा दैट नंबर इज कॉल्ड मास नंबर। मास नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, ठीक है, मास नंबर को डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, ठीक है। सो इन द नोटेशन ऑफ एन एटम द एटॉमिक नंबर एंड द मास नंबर एंड द सिंबल ऑफ एलिमेंट आर टू बी रिटन। देखिए जब भी किसी एलिमेंट, किसी भी एटम को, एटम का नोटेशन हम लोग लिखते हैं, मतलब एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंबल ऑफ एलिमेंट, उस एलिमेंट का सिंबल लिखते हैं, और उसके बाद यहाँ पे लिखा जाता है मास नंबर, और यहाँ पे लिखा जाता है एटॉमिक नंबर। कहीं कहीं देखिएगा एटॉमिक नंबर यहाँ पे, मास नंबर यहाँ लिखा जाता है, यहाँ पे मास नंबर लिखा जाता है, मास नंबर कभी कभी यहाँ पे यहाँ मास नंबर यहाँ पे और एटॉमिक नंबर यहाँ लिखा जाता है। तो सारा सही है, ठीक है ना, सारा सही है यहाँ पे, सही है। तो अगर x क्या है, किसी एलिमेंट का अगर सिंबल है, x अगर किसी एलिमेंट का सिंबल है, और z क्या है, तो z तो एटॉमिक नंबर के लिए यूज करते हैं, तो z को यहाँ लिख सकते हैं, और a को दैट इज मास नंबर को यहाँ लिख सकते हैं। ये भी रिप्रेजेंटेशन होता है, x z यहाँ लिख दीजिए, a यहाँ लिख दीजिए, या फिर x यहाँ पे, x तो सिंबल हो गया एलिमेंट का सिंबल, और a यहाँ पे लिख दीजिए, z यहाँ लिख दीजिए, या फिर x सिंबल हुआ, z यहाँ लिख दीजिए, a यहाँ लिख दीजिए, ठीक है ना, सही है। एक एग्जाम्पल अगर देखें तो नाइट्रोजन का जो सिंबल होता है कैपिटल N होता है, एटॉमिक नंबर होता है 7, मास नंबर होता है 14। तो इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसको, तो किसी भी एटम को, ठीक है, सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए मास नंबर और एटॉमिक नंबर में क्या रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तभी हमने देखा कि मास नंबर क्या होता है, मास नंबर तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है ना। अब देखिए किसी भी अगर हम बात करें, किसी भी एटम का बात करें, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, एटॉमिक नंबर लिख सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और एटॉमिक नंबर तो मास नंबर इक्वल टू क्या हो गया, एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये पहले बता दिया मैंने कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स, ठीक है ना। तो मास नंबर किसके बराबर हो जाता है, तो मास नंबर हो गया ए इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर जेड और प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सही है। तो इस तरह से एटॉमिक नंबर और मास नंबर एक रिलेशनशिप होता है, इसको याद रखना है, ओके। सिंपल सा प्रॉब्लम करते हैं, देखिए तो कैलकुलेट द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट हुज एटॉमिक न्यूक्लियस हैज मास नंबर 23। तो मास नंबर दिया हुआ है 23 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दिया हुआ है 12। तो अगर मास नंबर दिया हुआ है और न्यूट्रॉन दिया हुआ है, तो यहाँ से हम नंबर ऑफ प्रोटॉन कैलकुलेट कर सकते हैं, और जितने प्रोटॉन होंगे वही एटॉमिक नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग को मालूम है कि मास नंबर इक्वल टू क्या होता है, एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मास नंबर के प्लेस पे 23 हमने रखा, एटॉमिक नंबर एज इट इज प्लस 12 जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एटॉमिक नंबर निकल के आ जाएगा 23 माइनस 12 दैट इज 11। तो एटॉमिक नंबर आपका आ गया 11, ठीक है ना, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एलिमेंट हैविंग द एटॉमिक नंबर 11 इज सोडियम, मतलब वैसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, वो कौन सा एलिमेंट होता है, तो होता है आपका सोडियम। सोडियम का जो सिंबल होता है, सोडियम एलिमेंट का जो सिंबल होता है वो होता है Na, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। और सिंबल को इसी एटम को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सोडियम ये Na हो गया सिंबल ऑफ एलिमेंट, यहाँ पे आपको लिखना होता है एटॉमिक नंबर और यहाँ पे लिखना होता है
मास नंबर, तो 11 एटॉमिक नंबर, 23 आपका मास नंबर, ठीक है, सही है। चलिए, हीलियम has an atomic number of 4u and 2 protons in the nucleus. How many neutrons does it have? सिंपल है, अगर इसके न्यूक्लियस में देखिए, इसके न्यूक्लियस में क्या, इसके न्यूक्लियस में मतलब बात करें हम लोग मास नंबर, तो मास नंबर कितना हो गया, तो 4, ठीक है ना, मास नंबर कितना हो गया 4u, ठीक है ना, एटॉमिक मास कितना हो गया, सॉरी एटॉमिक मास कितना हो गया 4u, एटॉमिक मास कितना हो गया भाई 4u, ठीक है, एटॉमिक मास 4u हो गया। अब हमें मालूम है कि एटॉमिक मास इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द मास नंबर, मतलब एटॉमिक मास और मास नंबर क्या होते हैं, न्यूमेरिकली बराबर होते हैं, ठीक है। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास कितना होता है 4u होता है, ठीक है, हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है 4u होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ हीलियम एटम, तो अगर हम बात करें मास नंबर ऑफ हीलियम एटम कितना हो जाएगा 4, ठीक है, अगर हम बात करें मास नंबर ऑफ हीलियम एटम तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होता है हीलियम में वो कितना होता है 2 होता है, कितना होता है 2 होता है। तो मास नंबर हो गया आपका 4, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा, तो 4 - 2 दैट इज 2, सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए बात करते हैं आइसोटोप। आइसोटोप क्या होता है भाई, तो आइसोटोप देखिए क्या होता है, जैसे हमने क्या लिया, एक हाइड्रोजन का एटम लिया, ठीक है, हाइड्रोजन का एटम लिया, जिसमें क्या होता है, ऐसा होता है, एग्जिस्ट करता है ना, हाइड्रोजन एटम जिसका एटॉमिक नंबर आपको मालूम होगा, हाइड्रोजन एटम जो होता है, उस हाइड्रोजन एलिमेंट जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 1 और मास नंबर होता है 1, सही है। उसी तरह से हाइड्रोजन का ही, हाइड्रोजन का ही एक क्या बोल सकते हैं, एक दूसरा फॉर्म है, ठीक है ना, जिसका मास नंबर होता है 2 लेकिन मास नंबर होता है 2 लेकिन एटॉमिक नंबर होता है आपका 1, जिसको हम लोग ड्यूटेरियम भी बोलते हैं। और एक और हाइड्रोजन का ही एक फॉर्म है, तीसरा फॉर्म है जिसको ट्रीटियम कहा जाता है, जिसमें एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 1 और मास नंबर होता है 3, ठीक है। तो इन सब में देखिएगा तो क्या डिफरेंसेस है, इसमें क्या सेम है, क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंसेस है, तो इन सब में एटॉमिक नंबर सेम है। तो अगर एटॉमिक नंबर सेम होगा तो हम लोग सेम एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब हाइड्रोजन एटम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर एटॉमिक नंबर सेम होगा तो सेम एलिमेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, सेम एलिमेंट के एटम हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस है आपका किसका, एटॉमिक नंबर का, सॉरी मास नंबर का डिफरेंसेस है यहाँ पे, ठीक है। तो मास नंबर जब हम बोलते हैं तो क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, समझ रहे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर एटॉमिक नंबर 1 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा 1 होगा, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा फिर 1 हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन मिलके क्या हो रहा होगा 2 हो रहा होगा, और प्रोटॉन तो 1 होगा क्योंकि एटॉमिक नंबर है 1, सही है। उसी तरह से यहाँ पे आपका प्रोटॉन 1 होगा लेकिन न्यूट्रॉन 2 हो जाएगा, सही है। तो आइसोटोप क्या होता है, तो आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, ठीक है। तो एटम्स होते हैं लेकिन किसके एटम्स होते हैं, सेम एलिमेंट के होते हैं एटम, जिसका एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन मास नंबर डिफरेंट होगा या एटॉमिक मास डिफरेंट होगा, ठीक है ना। तो एटम्स, आइसोटोप क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, सेम एलिमेंट के एटम होते हैं, जिसके मास एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन आपके मास नंबर डिफरेंट होते हैं, सही है, या एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कार्बन, ठीक है, कार्बन जिसका मास नंबर है 12 और एटॉमिक नंबर है 6, तो यहाँ से अगर देखिए तो मास नंबर 12, एटॉमिक नंबर कितने होंगे 6 होगा, ठीक है, एटॉमिक नंबर 6 हो गया, ठीक है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, तो आपका क्या होगा मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो 12 - 6 दैट इज 6, ठीक है। कार्बन का एक और फॉर्म होता है, ठीक है, जिसका मास नंबर होता है 14 और एटॉमिक नंबर तो 6 होता ही है, ठीक है। तो मास नंबर हो गया 14, एटॉमिक नंबर 6, तो 14 - 6 ये हो जाएगा आपका 8, ठीक है। उसी तरह से क्लोरीन का बात करें, क्लोरीन के भी 2 आइसोटोप होते हैं, जिसका मास नंबर 35 होता है और एक दूसरा होता है जिसका मास नंबर 37 होता है। तो मास नंबर 35, एटॉमिक नंबर 17, 35 - 17 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दे देगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे अगर देखें तो मास नंबर 37, एटॉमिक नंबर 17, 37 - 17 ये हो जाएगा आपका 20, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है ये डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में डिफरेंसेस होते हैं किसके लिए, आइसोटोप के लिए, ठीक है। एटॉमिक नंबर सेम होगा, मास नंबर डिफर करेगा, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग होता है, ठीक है। अब देखिए जब हम बोलते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होगा, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होगा तो इनका केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, ठीक, केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होता है, सेम होता है, क्योंकि हम लोग सेम एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। अब हाइड्रोजन का कोई भी आइसोटोप हो जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो HCl ही बनाएगा, हाइड्रोजन का कोई भी आइसोटोप हो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वाटर ही बनाएगा, तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, सेम हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे देख सकते हैं ये डायग्राम है किसका, क्लोरीन के 2 एटम का,
क्लोरीन का जो आइसोटोप होते हैं उसका। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन है और 18 न्यूट्रॉन है, बाकी आपके 17 जो होते हैं इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इस तरह से अरेंज होते हैं। ठीक है, सही है। उसी तरह से नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखें तो इसके न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन है और 20 आपके क्या न्यूट्रॉन है, और बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स है इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इस तरह से अरेंज होते हैं। ठीक है ना। चलिए अब आइसोटोप हाइड्रोजन का बात करें तो हाइड्रोजन के भी क्या होते हैं, 3 आइसोटोप होते हैं, जिसका मास नंबर 1, मास नंबर 2 और मास नंबर 3 पहले मैंने डिस्कस कर दिया ऐसे। ठीक है ना। तो प्रोटियम जिसका मास नंबर 1 होता है, तो प्रोटॉन 1 होगा, न्यूट्रॉन इसमें 0 होता है, एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होगा 1 होगा। ठीक है। सेकेंड ड्यूटेरियम जिसका मास नंबर होता है आपका प्रोटॉन होगा 1, एटॉमिक नंबर 1 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1। सही है। अब एक होता है ट्रीटियम, तो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होगा, प्रोटॉन हो जाएगा 1, न्यूट्रॉन हो जाएगा आपका 2, है ना, 2 हो जाएगा, 3 - 1 2, और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 1 हो जाएंगे, क्योंकि आपका न्यूट्रल एटम के लिए प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, सही है। चलिए अब वैसे देख सकते हैं डायग्राम, तो इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, किसके लिए, प्रोटियम के लिए, ड्यूटेरियम के लिए न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, और ट्रीटियम के लिए न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। इस तरह से एटॉमिक स्ट्रक्चर इसका होगा। ठीक है ना। अब कार्बन के भी क्या होते हैं, 3 आइसोटोप होते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है ना। तो इस कार्बन के लिए क्या है, 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। ठीक है, 6 प्रोटॉन होंगे तो एटॉमिक नंबर 6 हो जाएगा, ऐसे एटॉमिक नंबर 6 ही होता है, सब में एटॉमिक नंबर सेम ही होगा, सेम एलिमेंट का बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 7 न्यूट्रॉन होते हैं और यहाँ पे 8 न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो कार्बन के भी क्या होते हैं, 3 आइसोटोप होते हैं, इसका कुछ स्पेशल नाम नहीं होता। ठीक है ना। चलिए, और यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्सीजन के भी क्या 3 आइसोटोप है। ठीक है, जिसका मास नंबर क्या 16 है, मास नंबर 17 और मास नंबर 18। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखिए आइसोटोप ऑफ नियोन अगर देखिएगा, ठीक है ना, तो आइसोटोप ऑफ नियोन अगर देखिएगा तो मास नंबर 20, मास नंबर 21, मास नंबर 22। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑब्वियसली सेम होगा, क्योंकि नंबर ऑफ यहाँ पे क्या प्रोटॉन सेम है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा न्यूट्रल एटम के लिए। ठीक है ना, तो केमिकल प्रॉपर्टी सबका क्या होगा, सेम होगा। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे आता है स्टेबल आइसोटोप। दो आइसोटोप भी 2 टाइप के होते हैं, स्टेबल आइसोटोप एंड अनस्टेबल आइसोटोप। स्टेबल आइसोटोप क्या होता है, अगर आप क्या निकालेंगे यहाँ पे प्रोटॉन निकालेंगे, तो प्रोटॉन का बात करें तो यहाँ पे 17 प्रोटॉन है, और अगर हम न्यूट्रॉन का बात करें तो 37 - 17 कितना हो जाएगा 20। सही है ना। इसके लिए बात करते हैं, अब यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है ना, इसके लिए इस आइसोटोप का बात करें तो यहाँ पे प्रोटॉन है आपका 17 और न्यूट्रॉन हो गया कितने 35 - 17। ठीक है, कितना हो जाएगा 18 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा प्रोटॉन है 17, न्यूट्रॉन है 18। यहाँ पे देखिएगा प्रोटॉन है 17, न्यूट्रॉन है 20। तो यहाँ पे क्या हो रहा, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में बहुत डिफरेंसेस नहीं है। तो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में बहुत डिफरेंसेस नहीं होता है, मतलब लगभग वो बराबर होते हैं, तो वैसे आइसोटोप को कहा जाता है स्टेबल आइसोटोप। लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर न्यूक्लियस में जो प्रेजेंट है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो प्रेजेंट है, अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बहुत ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, प्रोटॉन के कंपैरिजन में, तो वो न्यूक्लियस क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, वो न्यूक्लियस क्या होता है, अनस्टेबल होता है, और वहीं से क्या होता है, रेडियो एक्टिव डीके शुरू हो जाता है। ठीक है, वही चीज़ आगे चल के हम लोग को पढ़ना है। ठीक है ना। तो अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कहीं ज़्यादा हो जाए किससे, नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो वैसे आइसोटोप को हम लोग बोलते हैं अनस्टेबल या फिर रेडियो एक्टिव आइसोटोप। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक यूरेनियम का एग्जांपल लिया है, तो अगर आप करेंगे 235 - 92, तो ये कितना आ जाएगा 3, और ये हो जाएगा 4, 143 आपके न्यूट्रॉन हो गए। और यहाँ से अगर हम निकालें तो 238, 3 ज़्यादा 3 ऐड कर दीजिए तो 146, मतलब यहाँ पे न्यूट्रॉन है 146 और प्रोटॉन है 92, प्रोटॉन हो गया 92। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें प्रोटॉन 92 और न्यूट्रॉन कितने हो गए 143, तो आप देख सकते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कितना ज़्यादा का डिफरेंसेस है। तो अगर प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर बहुत ज़्यादा होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो उस केस में आपका न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है और वहीं से रेडियो एक्टिव डीके शुरू हो जाता है। सही है। तो रेडियो एक्टिव डीके का बहुत सारा मेडिकल यूजेज होता है, इंडस्ट्रियल यूज होता है, आगे चल के हम लोग को पढ़ना है सब चीज़, है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या है कि क्लोरीन का जो होता है ना आइसोटोप, 2 आइसोटोप है, जिसका मास नंबर है 35 और मास नंबर है आपका 37। ठीक है, तो अगर आप क्या लेते हैं, कुछ सैंपल लेते हैं क्लोरीन का, अगर आप सैंपल लेते हैं क्लोरीन का, तो उसमें क्या होता है, लगभग नेचर में 75% आपको क्या मिलेगा, मास नंबर 35 वाला क्लोरीन मिलेगा, और लगभग 25% आपको मास नंबर 37 वाला क्लोरीन मिलेगा। तो हम लोग
उस केस में क्या होता है ना, आपको इसका इस जिस प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है उसी के बेसिस पे आपको एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना होता है क्लोरीन का, ठीक है ना। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो कुछ नहीं करना होता है, देखिए मास नंबर, यहाँ पे मास नंबर कितना था 35, तो 35 इंटू जितना परसेंट वो प्रेजेंट है प्लस 37 इंटू 25/100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 35.5। तो ये किसका हो गया, एवरेज एटॉमिक मास लिया जाता है जिस एलिमेंट के लिए उसके जिस एलिमेंट का आइसोटोप प्रेजेंट होता है, तो उस केस में हम लोग एवरेज एटॉमिक मास लेते हैं, जिस रेशियो में प्रेजेंट हो उस रेशियो में लेते हैं, और इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं, जिस कारण से क्लोरीन का क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास यह आ जाता है 35.5 U। समझ रहे हैं, तो आइसोटोप होने के कारण ऐसा होता है। दिस डज नॉट मीन दैट एनी वन एटम ऑफ क्लोरीन हैज अ फ्रैक्शनल मास ऑफ दिस, मतलब एक ऐसा ही, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप एक क्लोरीन का एटम लेते हैं तो उसका मास 35.5 आ जाएगा, मतलब फ्रैक्शनल मास जो होगा 35.5 होगा। इसका मतलब यही हुआ कि जब आप क्या लेते हैं, कुछ सर्टेन अमाउंट लेते हैं, कुछ एक सैंपल लिया आपने, कुछ सैंपल लिया क्लोरीन का, ठीक है ना, तो उसमें दोनों टाइप के आइसोटोप प्रेजेंट होंगे। कौन सा, तो 35 मास नंबर वाला और 37 मास नंबर वाला। और जब उसका एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करेंगे, एवरेज मास कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना, दोनों को कंसीडर करते हुए, तो वो निकल के आएगा 35.5 U। समझ रहे हैं, चलिए इस तरह से ब्रोमीन का है, तो ब्रोमीन के लिए आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कितना होगा एवरेज एटॉमिक मास, आपको निकाल के यहाँ दिखाना है, हमने बता दिया है कैसे कैलकुलेट करना है। ओके, चलिए तो आइसोटोप क्या होता है, तो आइसोटोप एटम्स होते हैं, सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं, जिसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है। मास नंबर अगर डिफरेंट होगा, एटॉमिक नंबर सेम होगा, एटॉमिक नंबर सेम होने के कारण नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होगा बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है, सही है। अब नेक्स्ट हम आता है आइसोबार्स। आइसोबार क्या होता है, ठीक है, तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अब देखिए, अब डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम ले रहे हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम ले रहे हैं, तो एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होगा, तो डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा लेकिन मास नंबर सेम हो जाएगा। मास नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, वो सेम हो जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम लेंगे जिसका मास नंबर सेम होगा लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने आर्गन लिया, ठीक है ना, हमने आर्गन लिया और कैल्शियम लिया, तो आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18 और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का बात करें, तो जो एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 18 हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन कैल्शियम के लिए 20 हो गया, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट हो गया। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का बात करेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का, तो आर्गन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है 22 और इसमें होता है 20, सही है। जब दोनों को जोड़िएगा, ठीक है, जब दोनों को जोड़िएगा तो 18 प्लस 22 40 आ जाएगा, और यहाँ पे 20 प्लस 20 40 आ जाएगा, मतलब मास नंबर सेम है, मास नंबर सेम है लेकिन आपका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, ठीक है ना। मास नंबर सेम है लेकिन आपका क्या हो गया, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गया। नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो आर्गन और कैल्शियम दो अलग अलग एलिमेंट के एटम है जिसके मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तो वैसे एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे आइसोबार्स, ठीक है। कुछ और एग्जांपल आप ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक स्पीसीज आर आइसोटोप ऑफ ईच अदर एंड विच आर टू आइसोबार्स, इसमें कौन सा आइसोटोप है, कौन सा आइसोबार है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो आइसोटोप क्या होता है भाई, तो आइसोटोप देखिए यहाँ पे सेम क्या होगा, आपका एटॉमिक नंबर होगा, सेम एटॉमिक नंबर, तो सेम एटॉमिक नंबर देखिए, तो यहाँ देखिए 90 और यहाँ भी 90, ठीक है ना, 90 और 90, तो ये दोनों सेम एटॉमिक नंबर हो गए जिसके मास नंबर डिफरेंट है। यहाँ पे मास नंबर है 231, यहाँ पे मास नंबर है 233, तो ये दोनों क्या हो गया आपका, तो ये दोनों हो गया आपका आइसोटोप, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन मास नंबर सेम है, तो मास नंबर सेम होगा और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, तो इसको बोलेंगे आइसोबार्स, सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए अब आता है नेक्स्ट, हम आता है आइसोटोन। आइसोटोन क्या होता है, तो एटम्स हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब देखिए डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा मतलब हम लोग एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे, सेम क्या होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पे क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे लेकिन क्या होगा, डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा और डिफरेंट मास नंबर होगा। अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट हुआ मतलब हम लोग डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो एटम्स हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर सेम होगा और डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो वैसे
वैसे टर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वैसे टर्म्स को बोलते हैं आइसोटोन। ठीक है, अगर डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा तो डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है, एंड डिफरेंट मास नंबर होगा। लेकिन जब आप ए माइनस जेड निकालेंगे, ए माइनस जेड मतलब क्या, एटॉम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ए माइनस जेड क्या देता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देता है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो वैसे एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे आइसोटोन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए अब बात करें हम लोग, हाँ एग्जाम्पल के लिए, तो कार्बन, तो कार्बन का देखिए, कार्बन एक कार्बन होता है, कार्बन का वह आइसोटोप ले रहे हैं जिसका मास नंबर 13 होता है और कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। तो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का बात करें तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और नाइट्रोजन का बात करें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया 7। ठीक है, अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो 13 माइनस 6, तो 13 माइनस 6 आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और यहाँ पे जब 14 माइनस 7 करेंगे तो ये भी 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो गया, सेम हो गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो गया, सेम हो गया। ठीक है ना, अब मास नंबर 6 प्लस 7 13, और यहाँ पे मास नंबर 7 प्लस 7 14, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा तो उसको बोलेंगे आइसोटोप। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर डिफर कर रहा है, ये बराबर है, ये अगर अलग लगा रहा, तो दोनों का सम करने से भी डिफरेंट हो जाएगा, तो मास नंबर भी क्या होता है आपका, डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, कुछ और एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे देखिए, ठीक है ना, सोडियम, सोडियम जिसका मास नंबर हमने लिया 23, और मैग्नीशियम जिसका मास नंबर हमने लिया, जिसका मास नंबर 24 है। एटॉमिक नंबर 11 सोडियम का, एटॉमिक नंबर 12 मैग्नीशियम का, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 हो जाएगा, एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, और यहाँ पे 12 हो जाएगा जो एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो 23 माइनस 11, तो 23 माइनस 11 करेंगे तो 12 आ जाएगा, और यहाँ पे 24 माइनस 12 करेंगे तो ये आपका 12 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मास नंबर कैलकुलेट करेंगे तो डिफर कर जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका आइसोटोन। सही है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा समझिएगा इस चीज को, याद कैसे रखेंगे। ठीक है ना, तो हमने पहले क्या पढ़ा, आइसोटोप, आइसोटोप्स पढ़ा। ठीक है, तो टोप्स मतलब पी, पी ले लीजिए, पी स्टैंड्स फॉर प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन सेम होंगे, तो प्रोटॉन सेम होगा तो एटॉमिक नंबर सेम होगा, एटॉमिक नंबर सेम होगा तो सेम सेम एलिमेंट का बात कर रहे होंगे, मतलब आइसोटोप क्या होते हैं, तो वैसे एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, आइसोबार, नेक्स्ट क्या था, आइसोबार्स। ठीक है ना, नेक्स्ट क्या था, आइसोबार। तो आइसोबार में क्या था आपका, तो आइसोबार में क्या था आपका, तो यहाँ पे क्या था, तो प्रोटॉन यहाँ पे क्या था, डिफर कर रहा था, सेम क्या था, सेम क्या था, तो मास नंबर डिफरेंट था, मास नंबर क्या था यहाँ पे, डिफरेंट था, मास नंबर क्या था, सेम था, और नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट था, तो प्रोटॉन यहाँ पे डिफरेंट होगा लेकिन मास नंबर सेम हो जाएगा, मास नंबर सेम हो जाएगा। अगर प्रोटॉन क्या होगा, प्रोटॉन अगर डिफरेंट होगा तो डिफरेंट एलिमेंट्स के टर्म होंगे, तो टर्म्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच हैविंग द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आइसोटोन, आइसोटोन, आइसोटोन हम जब इसको रीड कर रहे हैं तो एन, एन का क्या हो रहा है, यहाँ पे एन का साउंड आ रहा है, तो आइसोटोन मतलब यहाँ पे क्या होंगे, सेम, सेम क्या होंगे, न्यूट्रॉन, सेम क्या होंगे, न्यूट्रॉन। ठीक है ना, तो आइसोटोप में सेम प्रोटॉन, आइसोबार में सेम मास नंबर, और आइसोटोन में सेम न्यूट्रॉन। सही है, तो ये आज हमारा आज का टॉपिक ये कंप्लीट होता है। तो आज हमने जो बात किया, जो भी डिस्कस किया, आपको समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी कोई क्वेरी होता है, कोई डाउट होता है, तो आज आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ओके, तो ये था बेसिक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेडियो एक्टिविटी मेन स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, तो हमने थोड़ा सा डिस्कस, थोड़ा सा बता दिया था कि रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना किस में होता है, कब होता है, जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से कहीं ज्यादा होता है, तो उस केस में आपका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है और वहीं पे आपका रेडियो एक्टिव डिके शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर लगता है ये वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो उसके साथ शेयर भी करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।